बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स, द ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ हम यहाँ पे आज मेनली डिस्कस करेंगे। Experimental study of crystalline materials became possible after the discovery of X-rays by Röntgen in 1895। 1895 में सबसे पहले एक्स-रेज को रंटजन ने डिस्कवर किया और उसने जब एक्स-रेज डिस्कवर की तो उसके बाद से क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की डिटेल स्टडी हमारे लिए पॉसिबल हो गई। मैक्स वॉन लॉ ने 1912 में ये रिकॉग्नाइज किया कि वेवलेंथ जो है एक्स-रेज की जो वेवलेंथ हैं, दीज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ इक्वल्स टू द इंटरटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स। यानी कि क्रिस्टल्स में जो इंटरटॉमिक स्पेसिंग है, क्रिस्टल्स की जो इंटरटॉमिक स्पेसिंग है वो अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम है और इन वेव जो एक्स-रेज की वेवलेंथ है वो भी 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट है, लगभग है। तो ऐसे में ये जो एक्स-रेज हैं ये क्रिस्टल्स की स्टडी करने में काफ़ी हद तक जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। Law proposed that the crystals could be used as a three-dimensional diffraction grating to study the nature of newly discovered X-rays। सबसे पहले तो जब X-rays डिस्कवर हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही जानना अहम था। तो ऐसे में लॉ ने ये प्रपोज किया कि आप अगर कोई क्रिस्टल यूज़ करें तो क्रिस्टल्स को हम एज थ्री डायमेंशनल ग्रेटिंग कह सकते हैं। जैसे कि जैसे विजिबल लाइट अगर हम डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करें तो वो डाइफ्रैक्ट करती है और डाइफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अगर क्रिस्टल को हम कहें कि वो एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और उसमें से हम एक्स-रेज को पास करवाएं तो सेम उसी तरह के हमें हमें विजिबल लाइट ही की तरह हमें पैटर्न मिलेगा। और ये आइडिया सबसे पहले मैक्स वॉन लॉ का था। In 1912, W. H. Bragg and W. L. Bragg, they are father and son, put a model which generates the conditions for diffraction of X-rays by crystals। उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया कि हम अगर क्रिस्टल से डाइफ्रैक्शन करवाएं एक्स-रेज की, क्रिस्टल्स को डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग मानते हुए, तो किस तरह किन कंडीशंस में वो डाइफ्रैक्शन हो सकती है और किन कंडीशंस में डाइफ्रैक्शन नहीं होगी। According to Bragg's model, the problem of diffraction of X-rays by atoms was converted into problem of reflection of X-rays by the parallel atomic planes। ब्रैग के मॉडल से पहले जो मैक्स वॉन लॉ ने कहा कि उसने एटम टू एटम जो स्पेस थी उसको एज डाइफ्रैक्शन एज स्लिट ले लिया इन एक्स-रेज के पाथ में एज स्लिट का। उसने कहा कि जो एटम्स हैं क्रिस्टल के वो एज अ स्लिट काम करेंगे। जबकि ब्रैग ने जो मॉडल दिया उसने प्लेन्स के हिसाब से उसने कहा कि क्रिस्टल जो है उसको आप सपोज करें कि वो पैरेलल प्लेन्स पे मुश्तमिल है और उन प्लेन्स को से एक्सरे उसी तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं जैसे कि विजिबल लाइट जो है वो एक पॉलिश्ड सरफेस से या मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह से उसने कहा ब्रैग्स ने ये कहा कि जो एक्सरे है वो एटम्स से मिल के बनने वाले जो प्लेन्स हैं क्रिस्टल के अंदर उन प्लेन से रिफ्लेक्ट होगी और वो रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि पॉलिश्ड सरफेस से होती है। One can determine the structure of crystal by studying the diffraction pattern of beam of radiation incident on the crystal। अब जब क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फॉल करती है, फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब पैटर्न आप लेते हैं किसी स्क्रीन पे या किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे तो उस पैटर्न से हमें क्रिस्टल की बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी एक तो क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन एक्स-रेज की प्रॉपर्टीज़ जानने में हेल्पफुल साबित हुई, बल्कि क्रिस्टल से डाइफ्रैक्शन करवाने में ये भी हुआ कि अगर कोई क्रिस्टल ऐसा है कि जिसकी स्टडी
हमें हमें जिसके मतलब नहीं पता, जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी डायमेंशंस, लेटिस वगैरह, लेटिस कांस्टेंट वगैरह हमें नहीं पता, तो उस क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज, नॉन वेवलेंथ की एक्सरेज जो है वो यूज़ करें और हम उस क्रिस्टल की स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रैग्स लॉ. Also, by measuring the direction of diffraction and corresponding intensities, the information concerning the crystal structure responsible for the diffraction can be obtained. इसके अलावा हम ऐसे नए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं और उसमें हमें ये पता चलेगा, हम अगर ये देख लें कि किस डायरेक्शन में डायफ्रैक्शन हुई है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये दोनों चीज़ें अगर हम मेजर कर लें तो हम ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स खुद से भी बना सकते हैं कि जो एक्सरेज को डायफ्रैक्ट कर देते हैं या डायफ्रैक्शन जिनमें अच्छी होती है. अगर हम सेटअप देखें, जो सारा एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए जो सेटअप होता है उसकी स्कीमेटिक डायग्राम अगर आप देखें तो इस तरह से होगी, जैसे कि ये फर्स्ट फिगर में आप देखें, क्रिस्टल ऑफ नॉन क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन. ये एक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल दिखाया हुआ है जिसमें एक प्लेन शो किया हुआ है जो डायगोनल प्लेन है, और ये डायगोनल प्लेन जो है इसके ऊपर ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है ये इंसिडेंट बीम है, और इससे जब वो टकरा के बाहर निकली है तो ये रिफ्लेक्टेड या डायफ्रैक्टेड बीम है. ये जो डायफ्रैक्टेड बीम है ये जाके एक फोटो डिटेक्टर पे फॉल कर रही है. ये डिटेक्टर हो सकता है या कोई फोटोग्राफिक फिल्म हो सकती है, और वहाँ पे जाके ये स्पॉट की सूरत में, अगर ये डिटेक्टर है तो ये इस स्पॉट, जो स्पॉट बन रहा है आफ्टर डायफ्रैक्शन, इस स्पॉट की शिद्दत या इंटेंसिटी फाइंड करके इस पॉइंट की, इस प्लेन की रिलेटेड इंटेंसिटी ये डिटेक्टर बता सकता है. अब आप ज़रा ये भी देखें कि ये इंसिडेंट बीम है और ये रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम जो है इसको अगर आप, ये इंसिडेंट बीम को अगर आप सीधा ही ले जाएं तो एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान. ये एंगल जो है ये 2 थीटा होता है. सेकेंड फिगर में देखें, ये भी एक सेटअप है, इसमें एक्सरे बीम है, ये क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल्स में से जो रेज हैं वो डायफ्रैक्ट होकर डिफरेंट स्पॉट बना रही हैं ऑन द स्क्रीन, और इन स्पॉट्स की मदद से हम इस क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में और एटॉमिक प्लेन्स के बारे में हम जान सकते हैं. अब हम ये देखेंगे कि ब्रैग ने एक्सरे डायफ्रैक्शन को कैसे ट्रीट किया और ब्रैग्स लॉ जो डिराइव किया वो कैसे किया. X-rays are electromagnetic waves which interact with the electron cloud of the atoms. आपको पता है कि एटम्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो जब एक्सरेज जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं. जब वो एंटर होती हैं एटम में या वो स्ट्राइक करती हैं एटम को, तो सबसे पहले उनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. When X-rays enter into a crystal, each atom acts as a diffraction center. तो एक्सरेज जब क्रिस्टल में एंटर होती हैं, हर एटम जो है क्रिस्टल का, वो बेसिस एटम जो है वो एक डायफ्रैक्शन सेंटर के तौर पे बिहेव करता है. एंड क्रिस्टल एज ए होल लाइक अ 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. अब देखें कि एटम जो है वो डायफ्रैक्ट कर रहा है, वो रे को स्कैटर कर रहा है, डायफ्रैक्ट कर रहा है, और जो अगर आप सारे एटम्स के कलेक्टिव देखें तो हर एटम टू एटम डिस्टेंस होता है, स्पेस होती है, और इस तरह से आप देखें कि स्पेसिंग, इतनी माइन्यूट स्पेसिंग के साथ एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन सकती है. तो क्रिस्टल जो है वो 3 डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो उसकी तरह से एक्ट करता है. The diffraction pattern so produced can tell us much about the internal arrangement of atoms in the crystal. और इसी तरह से जो diffraction pattern आपको मिलेगा वो इसीलिए क्रिस्टल के अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है उनके बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दे सकता है. Bragg pointed out that a crystal may be divided into various sets of parallel planes. सबसे पहले ब्रैग ने ये कहा कि जो आपका क्रिस्टल है उसको आप एक पूरे क्रिस्टल को सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. The word diffraction and reflection are mutually interchangeable in Bragg's treatment. Diffraction और reflection
ये ब्रैग्स के ट्रीटमेंट में एक दूसरे से चेंज म्यूचुअली इंटरचेंज हो गए हैं। यानी वैसे तो हम ये कहेंगे कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, क्रिस्टल डायफ्रैक्ट करता है एक्स रेज को, लेकिन ब्रैग ने चूँकि क्रिस्टल को एटम टू एटम क्रिस्टल को नहीं वो ले रहा, बल्कि वो एक ही प्लेन के तमाम एटम्स को मिला के एक प्लेन की सूरत में प्लेन्स कंसिडर कर रहा है। अब वो प्लेन्स जो हैं उनसे जब उन पे जब रे इंसिडेंट होती है और उनसे इंसिडेंट होके जब वो रिफ्लेक्ट होती है या डायफ्रैक्ट होती है, तो उस डायफ्रैक्शन को ब्रैग जो है वो रिफ्लेक्शन कह रहा है। द डायफ्रैक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन लाइंस कैन बी अकाउंटेड फॉर, सिर्फ वो डायफ्रैक्शन की लाइंस हैं उनके लिए हम वो ही हम कंसिडर करेंगे if X-rays are considered to be reflected by such a parallel set of atomic planes followed by the constructive interference of the resulting reflected rays। यानी सिर्फ डायफ्रैक्शन की उन लाइंस को ही हम कंसिडर करेंगे कि जो उन प्लेन से, जो उन एटॉमिक प्लेन से पलट के आई हैं, कि जो प्लेन उन रेज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यानी उनके जिन प्लेन्स के साथ रेज जो हैं वो पलट के आई हैं और वो इन फेज हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगी, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो सिर्फ वही प्लेन्स जो हैं वो हमारे लिए ब्रैग्स के ट्रीटमेंट में काबिल कबूल हैं। अब यहाँ पे देखें, कंसीडर अ क्रिस्टल मेड अप ऑफ इक्वी डिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग एज डी। हमने सबसे पहले पैरेलल प्लेन्स लिए एटम्स के और इक्वी डिस्टेंट हमने उनको रखा है, और एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक जो स्पेस है उसको हम डी कह रहे हैं। अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन दीज प्लेन्स। अब एक्सरेज हम ले रहे हैं मोनोक्रोमेटिक, और उन उस हर वेव की जो हर उस बीम में तमाम वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। ईच एटम स्कैटर्स द एक्स रेज मोर और लेस यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। जब वो एटम्स के साथ आके स्ट्राइक करती हैं तो हर एटम उसको हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली उनको स्कैटर करता है। Due to periodic arrangement of atoms in a crystal, the scattered radiations from all atoms in a set of parallel planes are in phase। अब चूंकि एटम्स जो है रेगुलर डिस्टेंस, क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स रेगुलर डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक प्लेन में जितने भी एटम्स हैं वो और पैरल एक प्लेन में जितने एटम्स हैं और उसके पैरेलल प्लेन में भी जो एटम्स हैं वो जब स्कैटर करेंगे तो वो जितनी रेज उनसे स्कैटर्ड होंगी वो इन फेज होंगी और वो रेज जाके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। इन ऑल अदर डायरेक्शंस देयर इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि अगर हम पैरेलल प्लेन्स नहीं लेते बल्कि एक प्लेन एक प्लेन के एटम्स जिस डायरेक्शन में वेव्स को डाइफ्रैक्ट कर रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसके कोई पैरेलल प्लेन नहीं लेते, कोई दूसरा प्लेन ले लेते हैं, तो उसके एटम्स जो डाइफ्रैक्ट कर रहे हैं दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे वेव्स का जो उनसे डाइफ्रैक्ट होके आई हैं, तो वो इन फेज नहीं होंगी, यानी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर नहीं करेंगी। हाँ, अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनसे पलट के आने वाली रेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये आप ले रहे हैं एक, ये देखें, ये आपने वन डायमेंशनल एटम्स ले लिए ये, और इनसे बनने वाला प्लेन वन, फिर इसके पैरेलल प्लेन टू, ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेन आपने लिए, एक प्लेन वन और एक प्लेन टू। अब ये देखें कि इंसिडेंट बीम नंबर वन IB1 ये आके स्ट्राइक कर रही है एटम के साथ और ये यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। पहले प्लेन वन के एक एटम ने इसको रिफ्लेक्ट किया और ये चले गई RB1। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द एटॉमिक प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है। और आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, इसी को हम रिफ्लेक्शन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए इस डायफ्रैक्शन को हम
क्या कहेंगे हम इसको, रिफ्लेक्शन भी इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें कि जो बीम टू है, IB2, ये बीम टू जो है ये फर्स्ट प्लेन से के किसी एटम से नहीं आके टकराई, बल्कि ये इसमें से गुज़र गई है, और गुज़रने के बाद ये फॉल करी है सेकंड प्लेन के इस एटम को। अब ये सेकंड प्लेन के इस एटम को अगर स्ट्राइक कर रही है तो जाहिर है यहाँ से ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और ये भी बाहर आ जाएगी। अब जो देखें, चूँकि ये पहला एटम जिससे डाइफ्रैक्शन हुई है और ये दूसरा एटम जिससे डाइफ्रैक्शन हुई है, ये दोनों ऐसे प्लेन्स में वाक़ हैं कि जो प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसलिए इन दोनों एटम से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज जो हैं, यानी जिसको आप कहेंगे RB1 रिफ्लेक्टेड बीम 1 एंड RB2 यानी रिफ्लेक्टेड बीम 2, ये दोनों बीम एक दूसरे के साथ इन फेज होंगी और ये दोनों बीम्स जहाँ भी जाके फॉल करेंगी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना कि अगर प्लेन जो हैं वो पैरेलल हैं तो इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली जो बीम्स हैं वो इन फेज होंगे। The incident beam is reflected partially at each of these planes, which act as mirrors, and the reflected rays are then collected simultaneously at a distance detector. RB1 और RB2 दोनों ही किसी डिटेक्टर पे जाके कोई डिटेक्टर इनको कलेक्ट करेगा और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक फिगर है, इसमें ये ऊपर वाला प्लेन नंबर 1 और फिर ये नीचे प्लेन नंबर 2, इसमें आप देख सकते हैं ABC। हमने ये आपकी बीम नंबर 1 है और फिर बीम नंबर रिफ्लेक्टेड बीम नंबर 2 है। ये बीम 1 और ये रिफ्लेक्टेड बीम 2। आप देख सकते हैं चूँकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इन दोनों ने इंटरफेरेंस करनी है, तो आप ये देखें कि जो बीम नंबर 1 है, बीम नंबर 1, इंसिडेंट बीम नंबर 1, इंसिडेंट बीम नंबर 2, बीम नंबर 1 और बीम नंबर 2 में पाथ का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? ये 1 जो है ये यहाँ से आई, जी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे चले गई। ठीक है, जबकि बीम नंबर 2 को यहाँ से इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक आई और उसके बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को कितना, आप इन दोनों का आपस में पाथ का डिफरेंस कितना है। पाथ का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि बीम नंबर 1 से बीम नंबर 2 तक एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें। बीम नंबर 1 से बीम नंबर 2 तक एक परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे खींच दें और इसी तरह फिर इधर भी रिफ्लेक्टेड बीम नंबर 1 से रिफ्लेक्टेड बीम नंबर 2 तक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे खींच दें। अब इससे क्या होगा कि ये नीचे वाला हिस्सा, ये आपका पाथ का डिफरेंस निकल आया, यानी आपकी जो बीम नंबर 2 है उसको A से B तक और देन B से C तक एक्स्ट्रा जाना पड़ा। A से B तक और फिर B से C तक बीम नंबर 2 को बीम नंबर 1 की बजाय एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा या एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ा। तो ABC ये टोटल पाथ डिफरेंस है बिटवीन बीम नंबर 1 एंड बीम नंबर 2। ठीक है जी, अब हम इसमें देखते हैं द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज। जो टू रिफ्लेक्टेड रेज हैं यानी 1 एंड 2 फिगर में देखें तो उनका पाथ डिफरेंस कितना है, ABC। ये पाथ डिफरेंस है इनका टोटल और दैट इज़ इक्वल्स टू 2AB। 2AB के इक्वल है, यानी ये देखें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पाथ डिफरेंस है AB प्लस BC। अब चूँकि A से लेकर B तक और फिर B से लेकर C तक दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 2AB। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं कि फ्रॉम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AZB, अगर आप ये देखें कि ये जो ट्राइंगल है
AZB, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें ये एंगल आप देख रहे होंगे, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू थीटा। अब ये एंगल थीटा क्यों है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल थीटा क्यों है। आप ये देख सकते हैं कि हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल थीटा है बेसिकली। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो उसकी टू आर्म्स कौन सी हैं, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरा एंगल जिसको आप थीटा कह रहे हैं उसकी एक आर्म ये है AZ और दूसरी आर्म उसकी क्या है ZB। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये साइड जो है ये दिस आर्म इज परपेंडिकुलर टू दिस आर्म, और इस एंगल की ये आर्म जो है ये वाली दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस आर्म। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो टू एंगल्स में कि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो हम बात कर रहे थे ट्राइंगल AZB की। इस ट्राइंगल में ये AZ साइड दिस इज बेस एंड this AB side is perpendicular and ZB side is its hypotenuse, और ZB side is equals to D यानी interplanar spacing। ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल AZB में देखें तो ये आपके पास बनेगा ये बेस यानी AZ डिवाइडेड बाय बल्कि ऐसे होगा ये AZ तो इसमें बेस हो गई, ए हमें फाइंड करना है AB, तो ये है इसकी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी AB डिवाइडेड बाय ZB दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। तो उस लिहाज से अगर आप AB फाइंड करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा, बल्कि D साइन थीटा। AB यहाँ से इसको देखते हैं, AB equals to D sin theta। D sin of theta इसको अप्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, D sin theta। ठीक है, AB इक्वल्स टू डी साइन थीटा। इसी तरह बी सी इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, तो ए बी सी पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, 2D साइन थीटा के इक्वल हो गया, 2D साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हमारे पास आ गया अकॉर्डिंग टू फिजिकल ऑप्टिक्स the interference is constructive only if the difference between the paths of any two consecutive rays is an integral multiple of wavelength। हम ऑप्टिक्स से ये जानते हैं कि अगर टू रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर इसी कंडीशन में करेंगी कि अगर उनके दरमियान जो है वो पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा देन देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 प्लस माइनस 0 1 2 3 सो ऑन कोई भी हो सकती है। तो फिर अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली इट इज़ इक्वल्स टू ब्रैग्स लॉ। द कंडीशन फॉर इन फेज स्कैटरिंग यानी ये वो कंडीशन है कि जो आपको बताती है कि इन फेज स्कैटरिंग की सूरत में आपके पास क्या कंडीशन होगी कि अगर जो प्लेन्स इन फेज स्कैटरिंग करते हैं
की स्कैटरिंग की सूरत में आपके पास क्या कंडीशन है, तो वो कंडीशन है एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा की फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा आपके पास फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। खास एंगल थीटा के लिए ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हर एंगल थीटा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं देगा। दिस इज सेलिब्रेटेड ब्रैग्स लॉ आफ्टर W.L. Bragg who first derived it. The angles determined by this equation for a given d and lambda are the only angles of which reflection takes place. यानी रिफ्लेक्शंस खास सूरतों में ही हो सकती है, पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ d एंड पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये इन पर्टिकुलर वैल्यूज की सूरत में ही ये रिफ्लेक्शन जो है ये पॉसिबल है। At other angles the reflected rays interfere with each other destructively। और अगर conditions इस लैम्डा डी और थीटा की वैल्यूज़ इस इक्वेशन को प्रूव नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर जिन वैल्यूज़ के लिए आप कंडीशन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उन वैल्यूज़ के लिए डायफ्रैक्शन जो है वो ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। The reflected beam disappears, that is incident beam passes through the crystal undisturbed। तो incident beam जो है उन पॉइंट्स पे, उन प्लेन्स के लिए स्कैटर नहीं करेगी, बल्कि वो अनडिस्टर्ब्ड पास कर जाएगी। वी नो दैट, अब इसमें देखें साइन थीटा मैक्सिमम इक्वल्स टू 1। हम ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1। अगर हम इस इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा, एन लेमडा इज़ इक्वल्स टू 2d। ठीक है, एन लेमडा इज इक्वल्स टू 2d। अब चूंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही रह होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन लेमडा इज़ लेसर और इक्वल टू 2d। एन लेमडा इज़ लेसर और इक्वल टू 2d, जिसमें 2d को इधर ले आएँ तो हमारे पास रह जाएगा एन लेमडा ओवर 2d इज़ लेसर और इक्वल्स टू 1। यानी कि लेमडा, अगर हम n की वैल्यू को 1 रख लें, फर्स्ट ऑर्डर रख लें, तो लेमडा इज शुड बी लेसर और इक्वल टू 2d। मतलब क्या है कि वही एक्स रेज डायफ्रैक्ट करेंगी जहाँ पे एक्स रे की डायफ्रैक्शन उसी वक्त पॉसिबल है अगर एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो 2d यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग के ट्वाइस से कम हो, यानी 2d ट्वाइस द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इससे अगर वेवलेंथ कम है तो ही एक्स रेज जो हैं उस क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट कर सकती हैं, अदरवाइज डायफ्रैक्शन हमें नज़र नहीं आएगी। दिस इंडिकेट्स दैट लैम्डा मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन ट्वाइस द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, अदरवाइज नो डायफ्रैक्शन विल बी अकर। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ एक्स रेज से ज़्यादा होती है, तो वो क्रिस्टल से डायफ्रैक्शन नहीं देती। उसके लिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसी ऑर्डर की बनानी पड़ती है जिस ऑर्डर की विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। यहाँ पे ये मैंने टू डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये डायफ्रैक्टोमीटर होता है। डायफ्रैक्टोमीटर में हम एक्स रेज जो है वो क्रिस्टल पे फॉल करवाते हैं। ये सबसे पहले पैटर्न जो है ये है NaCl पाउडर का। NaCl पाउडर के लिए आपने डायफ्रैक्शन करवाई और आपने जो डायफ्रैक्शन के लिए जो सोर्स यूज़ किया वो आप कॉपर का यूज़ किया और उस कॉपर का यूज़ करके उसमें से के अल्फ़ा रेडिएशन एक्सरेज की, आपको पता ना के अल्फ़ा के बीटा के गैमा रेडिएशंस होती हैं, हमने कॉपर का सोर्स यूज़ करके उसमें से करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अल्फ़ा ली और के अल्फ़ा रेडिएशंस की वजह से ये पैटर्न जो है ये बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक साइड पे ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी ली हुई है, एक्स रेज की इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पे आप 2 थीटा डिग्री एंगल ले रहे हैं 2 थीटा। मैंने आपको पहले भी फिगर में बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आप उन दोनों के दरमियान उनको इकट्ठा कर लें तो जो उन दोनों के दरमियान एंगल आता है वो 2 थीटा आता है। तो आप यहाँ पे एंगल जो है वो 2 थीटा लेंगे। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 2 थीटा की, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, 90। और इन एंगल्स पे आप देख लें कि जो ये पीक्स नज़र आ रही हैं ये आपको इंटेंसिटी शो कर रही हैं। जैसे कि ये एक प्लेन है NaCl का ये प्लेन 200
इस प्लेन से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हुई है और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इस प्लेन की वजह से आ रही है। फिर यहाँ पे एक पीक नज़र आ रही है, ये प्लेन इसका है NaCl का 220। इस प्लेन ने भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की है। और फिर आप देखेंगे उससे कम पीक्स आपको इन प्लेन्स के लिए नज़र आ रही हैं, 222, फिर 420 की पीक नज़र आ रही है। तो ये पीक आपको ये बताती है कि किस प्लेन से कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी जो है, कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन किस प्लेन से हुई। फिर ये एक एक्सरे पैटर्न है, कॉपर के नैनो पार्टिकल्स आपने यूज़ किए हैं। कॉपर आपको पता है कि FCC स्ट्रक्चर होता है उसका। तो इसमें आप जो प्लेन्स देख रहे हैं, इसमें कॉपर में सबसे ज़्यादा 111 प्लेन ने डायफ्रैक्शन की है। और फिर ये 200 प्लेन ने डायफ्रैक्शन की है, 220 प्लेन ने डायफ्रैक्शन की है। आप इस ब्रैग लॉ से लेटिस कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड कर सकते हैं, लेटिस कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर आप किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के में कौन कौन से प्लेन्स पाए जाते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, और उन प्लेन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है ये किस शक्ल का है। ये सिंपल क्यूबिक है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ये BCC है, ये डायमंड स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन आप डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे से ले सकते हैं।